गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनक्रेडिबल आश्रम गंगापुर सिटी। मैं रामेश्वर गौतम आप सबके लिए लेके आया हूँ फिर से बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी की सब्जेक्ट, जिसमें हम पेपर थर्ड और पेपर थर्ड की चौथे नंबर की यूनिट हमने स्टार्ट करी थी। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो की यदि अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर हमने चौथी यूनिट के अंदर एक फ्लावर वाला जो पार्ट है, जो पुष्पीय पादपों के अंतर्गत उपस्थित होता है, उसकी संरचना के बारे में हमने अध्ययन किया था। पुष्प की संरचना के अंतर्गत उसके प्रारूपिक जो भाग होते हैं, उन चारों भागों के बारे में हमने वहाँ पर एक छोटी सी सामान्य जानकारी हमने प्राप्त करी है। इस यूनिट के अंदर यदि अगर हम देखना चाहें तो इस यूनिट के अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है, तो इस यूनिट के अंदर हमको एक तो फ्लावर की जो जनरल स्ट्रक्चर है वो तो हमने पहले वीडियो के अंदर कंप्लीट कर ली है। फ्लावर के जो चार भाग होंगे, बाह्य दल पुंज, पुमंग एवं जायांग, इसका सामान्य इंट्रोडक्शन जो है वो हमने पहले के वीडियो के अंतर्गत पूरी तरीके से समझ लिया है। अब इसके बाद हमको इस फ्लावर वाले पार्ट के अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, एक तो पुष्प की संरचना के अंतर्गत सम्मिलित रहने वाले जो पुमंग एवं जायांग, जो आवश्यक चक्र अथवा जनन चक्र के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जो भाग हैं, उनकी सामान्य संरचना का हमको अध्ययन करना है। और इन सामान्य संरचनाओं के अंतर्गत निर्मित होने वाली कौन कौन सी संरचनाएं हैं जिनके अंतर्गत नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण हो, और नर युग्मक और मादा युग्मकों के निर्माण होने के साथ साथ इन पुष्पीय पादपों के अंदर किस प्रकार से लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न हो। तो क्लियरी रूप में हम यदि अगर जानना चाहें तो इस यूनिट के अंदर हमको पुष्पीय पादपों के अंदर लैंगिक जनन की प्रक्रिया का कंप्लीट अपन को क्या करना है, अध्ययन करना है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए हमको पुष्प के अंदर दो प्रकार की संरचनाएं प्राप्त हुई है। एक पुमंग वाली प्राप्त हुई है जिसे हमने एंड्रोशियम कहा है, और दूसरी जायांग वाली संरचना अपन को प्राप्त हुई है जिसे हमने क्या कहा है, गाइनोशियम कहा है। ठीक है, अब इस कंप्लीट दोनों संरचनाओं के अंतर्गत हमको किस किस चीज़ की जानकारी प्राप्त करनी है, तो एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि जैसे पुष्प के बारे में हमने पढ़ा, पुष्प की संरचना के बारे में हमने पढ़ा, और पुष्प की संरचना के अंतर्गत सम्मिलित रहने वाले जो आवश्यक चक्र थे, आवश्यक चक्र, और आवश्यक चक्र के अंतर्गत पुष्प के हमने दो चक्रों को सम्मिलित किया है। एक चक्र है पुमंग, जो पुष्प का नर जनन भाग होता है, एंड्रोशियम, और दूसरा चक्र है जायांग, जो पुष्प का मादा जनन भाग है। जो पुष्प का कौन सा भाग है, मादा जनन भाग है। ठीक है, दोनों जनन संरचनाओं के अंतर्गत हमको सबसे पहले इनकी सामान्य संरचना का अध्ययन करना है। सामान्य संरचना का अध्ययन करना है। जब आप इनकी सामान्य संरचना का अध्ययन कर रहे हो तो सामान्य संरचना के अंतर्गत पुमंग वाला जो भाग है, इसके एक सदस्य को हमने क्या कहा है, पुंकेसर कहा है। और यदि अगर एक पुंकेसर की संरचना को देखें तो ये एक पुंकेसर स्टामिन की संरचना है, स्टामिन की संरचना है, पुंकेसर की संरचना है, जिसमें ऊपर की ओर परागकोश उपस्थित है, नीचे की ओर पुतंतु उपस्थित है, और मध्य में परागकोश को पुतंतु से जोड़ने वाली संरचना जिसे हमने कहा है यूजी कनेक्टिव। जायांग वाले भाग के अंतर्गत उसके एक सदस्य को हमने अंडप या स्त्री केसर कहा है। स्त्री केसर या अंडप की संरचना को देखें तो इसके अंदर भी तीन भाग आपने देखे हैं, जिसमें सबसे ऊपर की ओर उपस्थित रहने वाला जो भाग है वह है वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। नीचे की ओर फूला हुआ जो भाग है वो है अंडाशय वाला भाग, ओवेरी।
और इस वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ने वाली एक नली की ये संरचना, मध्य का भाग जो इसका वर्तिका वाला भाग होगा, ये 3 भाग इसकी संरचना के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, यहाँ तक बारे में हमने इससे पहले का जो वीडियोस था उसके अंदर हमने कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर ली है। अब इन जनन चक्रों के अंतर्गत हम इन संरचनाओं के अंदर उपस्थित रहने वाली मुख्य संरचना या मुख्य भाग परागकोश और जायांग के अंदर उपस्थित रहने वाली मुख्य संरचना या मुख्य भाग अंडाशय, इनके अंदर सम्मिलित होने वाली जो संरचनाएं हैं और उनके अंदर विकसित होने वाली जो भी संरचनाएं होंगी उनके बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पुमंग वाले भाग के अंतर्गत हमें सबसे पहले किसका अध्ययन करना होगा, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर परागकोश की संरचना का अध्ययन करना है। परागकोश की संरचना का हमको यहाँ पर क्या करना है, अध्ययन करना है। परागकोश की संरचना का जब अध्ययन करेंगे तो परागकोश के अंदर आपको क्या उपस्थित होगी, लघु बीजाणुधानी आपको वहाँ पर मिलेगी। जब हम परागकोश की संरचना पढ़ेंगे तो लघु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी की संरचना का हमको क्या करना है, अध्ययन करना है। जायांग वाले भाग की यदि अगर हम बात करें तो जायांग वाले भाग के अंदर अंडाशय और अंडाशय के अंदर किसकी उपस्थिति है, बीजांड की उपस्थिति है। अंडाशय के अंदर किसकी उपस्थिति है, बीजांड की उपस्थिति है। बीजांड, और इस बीजांड को ही हमने यहाँ पर क्या कहा है, गुरु बीजाणुधानी कहा है। गुरु बीजाणुधानी इसे हमने कहा है, गुरु बीजाणुधानी। मेगास्पोरेंजियम, इसकी संरचना का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो पुमंग वाले भाग के अंतर्गत तो हम लघु बीजाणुधानी की संरचना का अध्ययन करेंगे और जायांग के अंतर्गत हम गुरु बीजाणुधानी की संरचना का अध्ययन करेंगे। जब इनकी संरचनाओं का अध्ययन होगा तो यहाँ पर एक प्रक्रियाएं संपन्न होगी। लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया संपन्न होगी, लघु बीजाणु जनन, और गुरु बीजाणुधानी के अंदर गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया संपन्न होगी। गुरु बीजाणु जनन, ये प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होगी। ठीक है, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के अंदर किसका निर्माण होगा, लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। गुरु बीजाणुधानी की संरचना के अंदर किसका निर्माण होगा, गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा। मेगास्पोर जिन्हें हम कहेंगे। लघु बीजाणु आगे जाकर के किसके रूप में निर्मित हो जाएंगे, तो ये आगे जाकर के परागकण, पोलेन ग्रेन के रूप में, और गुरु बीजाणु जो है ये गुरु बीजाणु आगे जाकर के मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद के रूप में हम भ्रूणकोश वाली संरचना का अध्ययन करेंगे। और परागकण का जब अंकुरण होगा तो नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्तन का अध्ययन किया जाएगा। तो ये इसका क्या होगा, पहला पार्ट होगा। पहले पार्ट के अंदर हम परागकोश की संरचना, परागकोश की संरचना के बाद में लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी के बाद में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया से लघु बीजाणुओं का निर्माण। लघु बीजाणु जो है वो आगे जाकर के किसके रूप में निर्मित होंगे, परागकण के रूप में निर्मित होंगे। जब परागकणों का अंकुरण होगा तो ये नर युग्मकोद्भिद के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। इसी प्रकार से जायांग वाले भाग के अंतर्गत हम सबसे पहले बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना का अध्ययन करेंगे। गुरु बीजाणुधानी के अंदर गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होगी। गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया से गुरु बीजाणु बनेंगे। किस प्रकार गुरु बीजाणु निर्मित होंगे,
और उन गुरु बीजाणुओं से किस प्रकार मादा युग्मकोद्भिद के रूप में किसका निर्माण होगा, भ्रूणकोश का निर्माण होगा। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इनका पार्ट होगा। जब ये प्रक्रियाएं यहाँ पर समाप्त हो जाएगी तो इन पुष्पीय पादपों के अंदर होने वाली जो प्रक्रिया होगी, एक परागण की प्रक्रिया, पोलिनेशन की प्रक्रिया, उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले पुमंग एवं जयांग की संरचना के अंतर्गत इनके एक एक सदस्य पुंकेसर और स्त्री केसर की संरचना का हमने कंप्लीट अध्ययन कर लिया था, जिसमें हम सबसे पहले अब शुरू कर रहे हैं यहाँ पर परागकोश की संरचना। तो देखिए सबसे पहले आपके पास फिर टॉपिक यहाँ पर शुरू होता है परागकोश की संरचना। देखिए परागकोश जो है वो इस पुंकेसर पर उपस्थित रहने वाली सबसे ऊपर की ओर फूली हुई एक अंडाकार संरचना है जो दो पाली युक्त होती है। यदि अगर हम सामान्य पुष्पों की यदि अगर बात करें तो यह पुंकेसर के शीर्ष पर उपस्थित दो पाली युक्त फूली हुई संरचना है, जिसमें परागकण पोलन ग्रेन उपस्थित होते हैं। तो पराग का उसकी संरचना को यदि अगर हम देखें तो ये परागकोश इस प्रकार की फूली हुई संरचना के रूप में, जिसमें मध्य में एक लाइन आपको दिखाई देगी, जिससे ये परागकोश जो है वो दो पालियों में विभक्त हो जाता है। दो पालियाँ यहाँ पर इसकी विभक्त हो जाती है, एक पाली इधर की ओर और दूसरी पाली इधर की ओर। सामान्यतः अधिकांश आवृतबीजी जो पादप होते हैं उनमें परागकोश जो है वो दो पाली युक्त होता है। लेकिन यदि अगर हम बात करें कि इनकी मालवेसी कुल की, तो मालवेसी कुल के जो पादप होते हैं जैसे गुड़हल, इनमें परागकोश एक पाली युक्त होता है। इनमें परागकोश कितने पाली युक्त होगा, एक ही पाली युक्त होगा, और परागकोश जो है वो इसी प्रकार की संरचना के रूप में यहाँ पर पाया जाएगा। परागकोश मध्य में से दो पालियों में विभाजित नहीं होगा, परागकोश केवल एक पाली युक्त संरचना के रूप में उपस्थित होगा। लेकिन अधिकांश आवृतबीजी पादपों में ये परागकोश जो है वो दो पाली युक्त होता है, और इस परागकोश के अंदर किसकी उपस्थिति होती है, परागकणों की उपस्थिति इसके अंदर होती है। यदि अगर हम इस परागकोश का अनुप्रस्थ काट यदि अगर अपन देखें, इसके शीर्ष से इस परागकोश को अनुप्रस्थ रूप से काट दिया जाए तो ये परागकोश शीर्ष से इस प्रकार की संरचना के रूप में दिखाई देगा। जिसमें परागकोश की दो पालियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, एक पाली और ये दूसरी पाली। और प्रत्येक पाली को यदि अगर आप देख रहे हो तो प्रत्येक पाली मध्य में से दो भागों के अंदर डिवाइड है। प्रत्येक पाली जो है वो मध्य में से भी कितने भागों में डिवाइड है, दो भागों के अंदर डिवाइड है। तो मतलब परागकोश की एक पाली में दो परागपुट
या 2 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। 2 लघु बीजाणुधानी उपस्थित होती है तथा दोनों पालियों में 4 परागपुट या 4 लघु बीजाणुधानियाँ 4 लघु बीजाणुधानी उपस्थित होती है। तो इस प्रकार ये जो परागकोश होता है, यह परागकोश 2 पालीयुक्त एवं 4 लघु बीजाणुधानियों युक्त होता है। 4 लघु बीजाणुधानी युक्त यह परागकोश होता है। ठीक है, तो जब परागकोश का शीर्ष से हमने क्या किया, अनुप्रस्थ काट यदि अगर हम इसकी लेते हैं परागकोश की, तो सबसे पहले तो परागकोश 2 पालियों में विभाजित होता हुआ दिखाई देता है, जिसकी 2 पालियाँ, एक पाली और ये दूसरी पाली। जब प्रत्येक पाली को यदि अगर हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो प्रत्येक पालियाँ अंदर से 2 भागों के अंदर डिवाइड होती है। एक पाली भीतर की ओर से 2 भागों के अंदर डिवाइड होती है और ये दोनों भाग जो हैं वो परागपुट या लघु बीजाणुधानी के रूप में उपस्थित होते हैं। तो दोनों पालियों के अंदर कुल 4 परागपुट या 4 लघु बीजाणुधानियाँ यहाँ पर उपस्थित होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि परागकोश जो है ये परागकोश 2 पाली युक्त एवं 4 लघु बीजाणुधानी युक्त ये संरचना होती है। मालवेसी कुल की यदि अगर अपन बात कर रहे हैं तो उसमें परागकोश 1 पाली युक्त होता है। यदि अगर परागकोश 1 पाली युक्त होगा तो हम देख रहे हैं कि परागकोश की एक पाली में कितने परागपुट या लघु बीजाणुधानी है, 2 लघु बीजाणुधानियाँ यहाँ पर उपस्थित है। तो इसका मतलब मालवेसी कुल के अंदर उपस्थित रहने वाले जो परागकोश हैं वो 1 पाली युक्त एवं 2 लघु बीजाणुधानी युक्त होते हैं। 2 लघु बीजाणुधानी युक्त ये होते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः अधिकांश आवृतबीजी जो पादप होते हैं उनमें परागकोश 2 पाली युक्त जिनमें 4 लघु बीजाणुधानियाँ उपस्थित होती है, लेकिन मालवेसी कुल के पादपों के अंदर परागकोश 1 पाली युक्त जिसमें 2 लघु बीजाणुधानियाँ उपस्थित होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगले टॉपिक के रूप में परागकोश की संरचना जो है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा अपने पास में लघु बीजाणुधानी की संरचना। तो अगला टॉपिक है आपके पास में लघु बीजाणुधानी की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। लघु बीजाणुधानी की संरचना। लघु बीजाणुधानी किसके अंदर विकसित हुई है? परागकोश के अंदर विकसित हुई है। परागकोश कितने पाली युक्त है? 2 पाली युक्त है और एक पाली के अंदर कितनी लघु बीजाणुधानी उपस्थित है? 2 लघु बीजाणुधानी उपस्थित है। दोनों पालियों के अंदर कुल मिलाकर के 4 लघु बीजाणुधानियाँ उपस्थित है और इन्हीं 4 लघु बीजाणुधानियों को हमने यहाँ पर किसके रूप में प्रदर्शित किया है? परागपुट के रूप में यहाँ पर हमने प्रदर्शित किया है। तो ये एक आपके पास में कंप्लीट, सबसे पहले जो है ये एक परागकोश की संरचना है जिसमें परागकोश 2 पालियों में बटा हुआ है। परागकोश की एक पाली मध्य में से 2 भागों के अंदर डिवाइड, और इन दोनों को संरचनाओं को देखा जाए
तो ये भीतर की ओर इस प्रकार की संरचना के रूप में उपस्थित है। देखिए, एक परागपुट की संरचना को मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है। एक परागपुट, ये दूसरा परागपुट, तीसरा परागपुट और चौथा परागपुट। इसमें से एक परागपुट की संरचना को यदि अगर हम बाहर से भीतर की ओर देखें तो सबसे बाहर की ओर आपको एक समान कोशिकाओं का एक स्तर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो सबसे बाहर की ओर उपस्थित है। और ये स्तर जो है वो एपिडर्मिस के रूप में उपस्थित होगा। एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। इस बाह्य त्वचा के नीचे की ओर फिर से एक समान कोशिकाओं का एक और समूह उपस्थित है, और ये दूसरे नंबर का जो समूह होगा स्तर, ये एंडोथीसियम। एंडोथीसियम जो एक समान कोशिकाओं का एक और स्तर है, जो एपिडर्मिस से नीचे की ओर उपस्थित होता है एवं मध्य स्तर से ऊपर की ओर उपस्थित होता है। इस स्तर की कोशिकाएं जो है वो सामान्यतः यू आकार की होती है एवं कोशिकाएं आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती है। इन्हीं कोशिकाओं के अंदर यूबिस कण पाए जाते हैं, जो इन परागकोश के स्फुटन के दौरान नमी को अवशोषित करते हैं, और परागकोश स्फुटन का सबसे मुख्य कार्य जो है वो इन्हीं एंडोथीसियम की कोशिकाओं के द्वारा किया जाएगा। एंडोथीसियम के नीचे की ओर एक समान कोशिकाओं का 2 से 3 स्तर यहाँ पर उपस्थित है, जो मिडिल लेयर के रूप में उपस्थित होगा। मिडिल लेयर, मध्य स्तर जिसे हम कहेंगे। और इस स्तर की कोशिकाएं अल्पकालिक होती है, कम समय तक ही ये जीवित रहती है। जब परागकोश भित्ति का स्फुटन होता है तो परागकोश भित्ति के स्फुटन के साथ ये मध्य स्तर की कोशिकाएं जो है वो भी नष्ट हो जाती है। इस मध्य स्तर की कोशिकाओं के द्वारा भीतर की ओर निर्मित होने वाली जो लघु बीजाणु कोशिकाएं हैं उनके लिए आवश्यक पोषण उपलब्ध कराया जाता है। मध्य स्तर के नीचे की ओर एक समान कोशिकाओं का एक और स्तर यहाँ पर उपस्थित होता है, लेकिन इस स्तर की कोशिकाएं जो हैं वो चपटे आकार की होती है, बहुकेंद्रकीय प्रकार की होती है, जिनके अंदर सघन जीव द्रव्य उपस्थित होता है। और ये जो चौथे नंबर का स्तर है, यह स्तर इसका टेपिटम वाला स्तर है। टेपिटम जो इसका सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। इस स्तर की कोशिकाओं के द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, उनके लिए आवश्यक पोषण उपलब्ध कराया जाता है। इसी स्तर की कोशिकाओं के द्वारा स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ का स्त्राव किया जाता है, जो परागकणों की बाह्य चोल को निर्मित करता है। इस स्तर की कोशिकाओं के द्वारा लघु बीजाणुदानी की वृद्धि हेतु, ग्रोथ हेतु पादप वृद्धि हार्मोन जैसे इंडोल एसिटिक अम्ल जो है वो भी इनके द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं। तो ये टेपिटम जो है, ये टेपिटम इसका सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। तो जब हम एक परागपुट की संरचना को देख रहे हैं या एक लघु बीजाणुदानी की संरचना को देख रहे हैं, तो लघु बीजाणुदानी की संरचना के अंदर सबसे बाहर की ओर उपस्थित रहने वाला जो भाग होता है वह होता है पराग भित्ति। और पराग भित्ति जो है ये 4 प्रकार के स्तरों से मिलकर निर्मित होने वाली संरचना है, जिसमें सबसे बाहर की ओर बाह्य स्तर एपिडर्मिस, इसके नीचे की ओर अंतःस्थिसियम एंडोथीसियम, इसके नीचे की ओर मध्य स्तर मिडिल लेयर,
और इससे नीचे की ओर टेपिटम। ये 4 प्रकार के स्तर जो हैं वो मिल करके लघु बीजाणुदानी की संरचना में किसका निर्माण करते हैं? पराग भित्ति का निर्माण करते हैं। बाह्य स्तर जो है यह एक स्तरीय परत है, सबसे बाहर की ओर उपस्थित है। अंतःस्थितियम बाह्य स्तर से नीचे की ओर और मध्य स्तर से ऊपर की ओर उपस्थित रहने वाली ये भी एक स्तरीय परत है, जिसकी कोशिकाएं आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती है और परागकोश भित्ति के स्फुटन में सहायक होती है। मध्य स्तर तीसरे नंबर का स्तर है, जो अंतःस्थितियम के नीचे की ओर और टेपिटम के ऊपर की ओर उपस्थित होता है, जो सामान्यतः 1 से 3 स्तरीय परत है, जो अल्पकालिक प्रकृति की होती है और बीजाणु जनन कोशिकाओं को आवश्यक पोषण उपलब्ध कराती है। चौथे नंबर का जो स्तर होगा वो टेपिटम होगा। यह भी एक स्तरीय परत है, जिसकी कोशिकाएं बहुकेंद्रकीय प्रकार की एवं सघन जीवद्रव्य युक्त होती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को आवश्यक पोषण उपलब्ध कराती है। पादप वृद्धि हार्मोन जैसे इंडोल एसिटिक एसिड हार्मोन्स का स्त्राव करती है। स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थों का स्त्राव करती है, जिससे परागकण की बाह्य चोल का निर्माण होता है। और इसी टेपिटम के नीचे की ओर एक समान गोलाकार कोशिकाओं का समूह आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो समूह होता है ये होता है बीजाणु जनन ऊतक। बीजाणु जनन ऊतक जो इस लघु बीजाणुदानी का दूसरे नंबर का भाग बनाता है। बीजाणु जनन ऊतक। इस बीजाणु जनन ऊतक की कोशिकाओं के अंदर प्रारंभ में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं निर्मित होती है। लघु बीजाणु जनन कोशिकाओं से लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं निर्मित होगी। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं निर्मित होगी जो डिप्लॉइड होगी। इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से किसका निर्माण होगा? लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। तो ये जो निर्मित होने वाली जो संरचनाएं हैं ये लघु बीजाणुदानी की संरचनाएं, जिसके अंदर 2 भाग होंगे, बाहर की ओर पराग भित्ति और सेकंड नंबर का भाग होगा बीजाणु जनन ऊतक। और इन्हीं लघु बीजाणुदानी की संरचना के अंदर लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होगी, जिसके फलस्वरूप लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किसके निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होगी? लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होगी। एक लघु बीजाणुदानी की संरचना को हमने यहाँ पर देखा है। पराग कोश के अंदर 4 परागपुट हैं, तो इसी प्रकार की चारों लघु बीजाणुदानियाँ जो है वो एक पराग कोश के अंदर उपस्थित होती है और लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस पराग कोश की संरचना के अंदर अगले टॉपिक पर हम जाएंगे लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया, जिसमें लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया होगी। किसी भी स्टूडेंट को यदि अगर किसी भी टॉपिक के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। जब भी कमेंट्स को पढ़ा जाएगा आपकी समस्याओं का यहाँ पर समाधान किया जाएगा। तब तक देखते रहिए ऑनलाइन।